तो हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स को ग्राफिकली देख रहे थे। तो जो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है, हम सबको मालूम है, हमने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, क्लास बाउंड्रीज पढ़ी थी, क्लास इंटरवल्स एंड क्लास बाउंड्रीज। क्लास इंटरवल्स को हम क्लास बाउंड्रीज में क्यों कन्वर्ट करते थे? हम क्लास इंटरवल्स को क्लास बाउंड्रीज में इसलिए कन्वर्ट करते थे ताकि जो हमारा डेटा है वो डिस्क्रीट से वेरिएबल में हो सके। हम अपने डिस्क्रीट डेटा को कंटिन्यूस में कन्वर्ट करते थे ताकि हम बार चार्ट को हिस्टोग्राम की सूरत में बना सकें। अब ये है हमारा हिस्टोग्राम। इसमें जो एक्यूरेसी ली गई है वो ली गई है 0.0 तक, यानी टू नियरेस्ट 10 तक, और हमारा जो सैंपल साइज़ है वो इसमें छोटा है। अब जैसे जैसे हम अपने सैंपल साइज़ को बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे हम अपने सैंपल साइज़ को बढ़ाएंगे, पहले हमारा सैंपल छोटा था, यानी आप देख लें इसमें 3 ऑब्जर्वेशंस थी, फिर हमने अपने सैंपल साइज़ को बढ़ा दिया। अब मैंने इसमें गिना नहीं, देख लेते हैं 30 होंगी। जैसे जैसे हम अपने सैंपल साइज़ को बढ़ाते चले जाएंगे और जैसे जैसे हम अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाते चले जाएंगे, इसमें हमारा है 0.00, लाइक 15.90, इसमें था 15.9, और इसमें हमने एक्यूरेसी कर दी होगी 0.0000, काफ़ी हद तक हम बढ़ा सकते हैं 15.9111 इस तरीके से। और हमारा जो सैंपल साइज़ है हम उसमें ले लेते हैं इन्फिनिटी नहीं लेते हैं, मतलब काफ़ी बड़ा सैंपल साइज़ लेते हैं n, सॉरी इन्फिनिटी गलती से आ गया। हम इसमें अपना सैंपल साइज़ ले लेते हैं n, यानी काफ़ी बड़ा सैंपल साइज़ होता है। जैसा जैसा सैंपल साइज़ बड़ा होता चला जाता है, ये देखें आप, सैंपल साइज़ बड़ा होता चला जाता है, और जैसे जैसे हम अपनी एक्यूरेसी इंप्रूव करते चले जाते हैं, तो हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस होता चला जाता है। पहले हमारा फंक्शन ऐसे था, इस तरीके से था, फिर हमारा कुछ फंक्शन इस तरीके से बना, इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आई, फिर हमारा फंक्शन इस तरीके से बन गया जो कि परफेक्टली स्मूथ फंक्शन है और कंटिन्यूस फंक्शन है। इसको हम कहते हैं डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन। अब इसकी हम कुछ अमली तौर पे मिसाल देख लेते हैं, जो बिलाल भाई और अमार भाई वो समझ सकेंगे। ये इकोनॉमिक्स से मैंने लिए। ये है हमारा टोटल प्रोडक्ट जो कि एक डिस्क्रीट वेरिएबल है, और ये है हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, ये है हमारा डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको हमने हिस्टोग्राम के थ्रू शो किया है, टोटल प्रोडक्ट को भी और मार्जिनल प्रोडक्ट को भी। फिर हमने इनको आपस में कनेक्ट किया है, इनके मिड पॉइंट से हम कनेक्ट करते थे। ये सारी जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था, सारी वही चीज़ें। अब हमने इन डिस्क्रीट जो डेटा है, हमने इन डिस्क्रीट डायग्राम्स को, यानी जो हिस्टोग्राम्स हैं, हमने इनको कन्वर्ट कर दिया किसमें? हमने कंटिन्यूस डेटा में कन्वर्ट कर दिया। हमने टोटल प्रोडक्ट का जो डिस्क्रीट डेटा था हमने कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया, और मार्जिनल प्रोडक्ट जो था हमने उसको कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें, ये कंटिन्यूस है। अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया अंडर द ग्राफ थ्रू इंटीग्रेशन, और इसमें भी हम एरिया फाइंड कर सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ थ्रू इंटीग्रेशन। और अगर हमने लिमिट लगानी हो तो हम लिमिट भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त। इकोनॉमिक्स में भी इसकी एप्लीकेशन है, जो हम पढ़ते आए थे अभी तक, इसकी एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स में है। हम लिमिट लगा के सिर्फ यहाँ तक का डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं, फ्रॉम 2 to 5, यानी जब टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट, सॉरी एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं। यहाँ पर ये अम्मार भाई और बिलाल भाई समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर ऑप्टिमम पॉइंट है। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक का पूरा इंटीग्रेट करके एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमारा एवरेज प्रोडक्ट कब जाकर मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होगा? ये इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, ये स्टैटिस्टिक्स की रियल एप्लीकेशन है। ठीक है, हम आगे चलते हैं अपना। इसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, जैसा कि हमने वहाँ देखा था। ये जैसे कि हमने देखा था डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो हमने देखा था क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, ये है कंटिन्यूस के लिए क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिस्क्रीट के लिए। और ये इसका थ्योरम है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस पर हम गौर करते हैं। देखें, वो कह रहा है कि अगर हमें क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई होगी ना, जब हम उसको डेरिवेट करेंगे तो वापस हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। जैसे हम पढ़ते थे ना, जब हम फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे
फंक्शन को हम जब इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्यूमुलेटिव फंक्शन। ये होता है क्यूमुलेटिव फंक्शन। जब हम इस क्यूमुलेटिव फंक्शन को डेरिवेट करेंगे d/dx, जब हम इसको डेरिवेट करेंगे तो वापस हमारे पास आ जाता है ओरिजिनल फंक्शन। जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन और डेरिवेशन आपस के इन्वर्सेस होते हैं, ये तो हमें मालूम है, बस यही वो कहना चाह रहा है। फॉर एनी रियल कॉन्स्टेंट्स a एंड b वेयर a इज लेस देन और इक्वल्स टू b, जहाँ हमारी लिमिट है क्लोज इंटरवल में a, b, यानी इसका मतलब ये होता है कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हो ओवर द लिमिट a, b में। अब ये है हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस असाइनमेंट जो कि आपने कंप्लीट करने, और कंप्लीट करके जितने भी दिन आपको लगें, 1 दिन या 2 दिन, जब तक ये असाइनमेंट क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं होंगे मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर नहीं भेजूंगा, यानी हम आगे नहीं चलेंगे। तो आपने 20 क्वेश्चंस देखें सॉल्व होते हैं, जो नहीं होते वो फिर मैं आपको बता दूंगा, आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर दूंगा। चलें देखें, इसको देखें। मैं ज़्यादा स्पीड में इसलिए गया हूँ क्योंकि हमने ये लेक्चर सारे अटेंड किए हुए थे ऑन कैंपस, और मिस अच्छी तरह ये हमें समझा चुकी थी क्लास में, इसलिए मैंने ज़्यादा तेज़ी से रिवीजन करवाया है। और अब हम ऐसे ही करेंगे, तेज़ी से रिवीजन करेंगे क्योंकि हमारा सिलेबस ज़्यादा है, वरना कवर नहीं हो सकेगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, और इसको पॉज करके जो इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं आप उनको अपने पास लिख लें ताकि एग्ज़ाम वाले दिन ईज़िली रिमेंबर कर सकें आप।